जिस केस की न्यूज़ तुम अपने चैनल पे चला रही हो ना, उस केस का कातिल मैं ही हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? हाँ हाँ, एक मिनट, आप बस लाइन पे रहिए। मैंने आवाज से 2 बार उसके सर पर वार किया। आवाज सुनकर औरत भी जाग गई और मैंने उसे भी मारा और उसके साथ किया। मैं 3 घंटे तक उस घर में था। मैंने कपड़े भी घेरे, खाना फैलाया और पूरा घर तहस नहस कर दिया। और ये पुलिस वाले मुझे छोड़ सोरी गैंग को ढूंढते रहे। लड़की को वो लड़की को देख कैसे भाग रही थी। राजू आओ जी, चल। और मुन्ना को बोलना रास्ते में रुके नहीं कहीं। भैया टेम्पो निकल रहा है क्या? मैंने ऑडिट नहीं किया अभी तक। वो कोई बात नहीं, तुझे मैं संभाल लूं। ए बंद करना। ठीक। ये क्या है? ये क्या है भैया? ये तो इलीगल है। आप खुद तो फंसोगे ही और हम आपके साथ काम कर रहे हैं, पुलिस हमें भी तोड़ेगी। ए लेके जा टेम्पो। जो भी तूने देखा ना, उसके बारे में ज्यादा किचकिच मत कर। ये पकड़ और अपना मुंह बंद रख, आगे और भी मिलेगा। बेईमानी का काम मैं नहीं करूंगा भैया जी। आपका पैसा और आपका काम, आपको मुबारक। अरे वाह गीता बेटा, वेरी गुड। खेलो मैं आती हूँ। आई पीछे। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ है, बताओगे? अरे वो माधव भैया कट्टे का गैर कानूनी काम करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा आज। फिर क्या, नौकरी छोड़ दी मैंने। अरे नौकरी छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे सूरज का इलाज, हम पहले इतने कर्जे में हैं। अरे लेकिन ऐसी जगह काम करेंगे तो एक ना एक दिन मैं भी फंस जाऊंगा ना। मुझे सब कुछ पता है, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी सिर्फ नौकरी के भरोसे सूरज का इलाज नहीं हो पाएगा। मुझे अलग से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन मैं इलाज के पैसे लाऊंगा जरूर। और तुम देखना, अपना सूरज फिर से फुटबॉल खेलेगा। ए सूरज, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। एक नई टी शर्ट, और पता है इस पे फुटबॉल भी लिखा है। कैसी है? पहन के दिखा। यस, दिखा मम्मी को। कैसा लग रहा है? अरे वाह मेरा सूरज। अरे दीपक, तुम आओ ना, मैं चाय बना रही थी। नहीं बेला, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये पैसे नीमा ने भिजवाया है। कल 5 टोकरियां बिकी थी ना, उसके है। वो सब ठीक है, लेकिन आओ अंदर, मैं चाय बना रही थी, अब साथ में चाय पीते हैं। अरे नहीं ठीक है। अरे आओ, क्या तुम भी? ये लो। और बताओ, सूरज कैसा है? ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे, कम से कम 5 लाख। 5 लाख?
इतना सब कैसे करोगे आप? मैं अपने पापा से बात करूं? वो कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर देंगे। या फिर मेरे जो जेवर थे वो बेच के तुम्हारी मदद हो ही जाएगी। अरे इतना बोला वो बहुत है, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहा हूँ ना। अच्छा, नीमा के घर से दहेज में कुछ नहीं मिला था क्या? मतलब अगर जेवर वगैरह होंगे तो वो बेच दो ना, उतनी ही मदद हो जाएगी। बेला, मैं निकलता हूँ। वो क्या है ना, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे लेकिन चाय तो खत्म कर लो। सुनो दीपक, अरे दीपक आते रहना। राशन का 2000, दवाइयों का 4.5 6.5। अच्छा, चाय बना दूं आपके लिए? अरे नहीं, वो बेला के यहाँ से पी के आया मैं। अच्छा सुनो ना, वो 2000 रुपया था ना मेरे पास, उसमें से 1000 रुपये मैंने गायत्री काकी को दे दिए। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, किसी की मदद करना अच्छी बात होती। अच्छा क्या? पापा जल्दी आइए। सूरज क्या हुआ? सूरज अरे इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। गीता सुन, तू बेला आंटी के पास चली जा, ठीक है? मैं उनको फोन कर दूंगी और सीधा वहीं जाना, इधर उधर मत जाना बेटा। पापा नहीं आए साथ में? वो सूरज को लेके अस्पताल गए हैं। अच्छा, आओ अंदर। खाना खाया तुमने? थोड़ा सा। सुन नीमा, रात बहुत हो चुकी है, गीता को सुबह लाता हूँ। बेला को मैंने फ़ोन कर दिया है। डॉक्टर ने जो नई दवाई लिखी है, मैं क्या सोच रही थी, वो ले लें क्या? लेना तो पड़ेगा ही। कल मैं माजी के पास चला जाता हूँ, हो सकता है कुछ और मदद कर दे। अच्छा, आप एक बार माधव भैया से बात करके देखो ना। ये कमल, तेरा फेवरेट के घर पे बड़ा कांड हो गया है, पुलिस भी आया है। लगता है किसी भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया। मैम, यहाँ तेल के निशान भी है और सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। लगता है रॉबरी का मामला है। प्लेट्स पर भी ऑयल के निशान है एक्स्ट्रा। मैम, ये मुझे सॉरी गैंग का काम लगता है। मॉडस ऑपरेंडी भी सेम है। वो लोग कच्चे पहन कर निकलते हैं शरीर पर तेल लगाकर, जिससे पकड़े ना जाए, और जहाँ चोरी करते हैं वहाँ पर खाना भी खाते हैं। लेकिन मेहता, उन्होंने आज से पहले कोई हत्या नहीं की, एटलीस्ट हमारे सामने तो नहीं। हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं है। गोल्ड चेन, इसका लॉकेट भी है। अगर इस घर में रॉबरी हुई है तो फिर इतनी भारी गोल्ड की चेन यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? मैम, ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि 2 दीवार पर फोटो फ्रेम है, जिसे अभी भी निकाला गया है। फैमिली फोटो, बच्चे भी हैं। एक बेटा और बेटी है, सूरज और गीता। पड़ोसी ने बताया कि सूरज की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए कल रात उसे हॉस्पिटल लेकर गए और गीता को नीमा की सहेली बेला के घर भेजा गया। तो सूरज इस वक्त कहाँ है? एज फॉर सूरज, ऐसा हो सकता है कि नीमा ने अपने बेटे के लिए चेन बनवाई हो, या उसका नाम का लॉकेट वो खुद पहन रही है। मैडम जी, यहाँ कुछ है। गीता कहाँ है? हाँ? गीता कहाँ है? अंदर सो रही है। गीता,
गीता अभी यही तो सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर यहीं सो रही थी तो कहाँ जा सकती है? उसे लेने कोई आया था क्या? नहीं, सुबह दीपक आने वाले थे, लेकिन आप लोग यहाँ। देखिए, हमें दीपक, सूरज और नीमा की लाश मिली है उनके घर से। क्या आप बता सकती है कि ये चैन नीमा की है? इतनी बड़ी गोल्ड चेन? नहीं, ये नीमा की नहीं हो सकती, वो इतने अमीर है ही नहीं। सूरज के इलाज के लिए उन्हें 5 लाख जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, ये उनकी नहीं हो सकती। बेला जी, एक बात बताइए, अगर गीता यहाँ पर नहीं है तो कहाँ हो सकती है? कहाँ जा सकती है हमें? क्या उसके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, हाँ, लेकिन एक लंबा चौड़ा पठान कई दिनों से दीपक को ढूंढ जरूर रहा था। कुछ और? नहीं। अगर कुछ याद आए तो प्लीज फोन कर देना। अरे यार नीमा, बहुत देर हो गई, कम से कम एक कप चाय तो पिला दे। बस ये हाथ का काम समेट लूं, फिर बनाती हूँ। अरे तुम लोग अपना काम चालू रखो, मैं चाय बना देता हूँ। हाँ। यार नीमा, तुझे एक बात बोलूं, तू बड़ी खुशनसीब है कि तुझे दीपक जैसे पति मिले। अरे मतलब मेहमानों के बारे में जो इतना सोचता है, वो तो अपनी बीवी को पलकों पर ही बिठा कर रखता होगा ना। क्या पूरी फैमिली मर गई? ठीक है, तो तुम अभी इतना बौखलाओ मत। मर्डर हुआ है तो पुलिस तो आएगी ही ना। ऐसा करो, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ और तब तक इस शहर में मत आना जब तक हम ना बुलाएं। किसी काम के नहीं है मुस्टंडे, पैसा डुबा के ही मानेंगे। मैम, लोकल ज्वेलर से पता चला है कि वो केरला का डिजाइन। केरला पुलिस को फोटो भी भेज दी है। चैन बहुत ही महंगी है। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि वो चैन किसकी है तो शायद हमें कोई लीड मिले। प्रदीप, जिस तरीके से बॉडीज को प्लेस किया गया था उससे कोई पर्सनल एंगल लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई खुन्नस खाया हुआ था, उन्हें देखना ही नहीं चाहता था। मैम, सॉरी गैंग के खिलाफ एविडेंस तो मिले हैं, पर मुझे भी ये एंगल पर्सनली लग रहा है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी गरीब फैमिली को कोई टारगेट क्यों करे। सूर्य गैंग का कुछ और पता चला? एरिया में कई जगह दिखाई दिए, रेड अलर्ट जारी किया मैम। प्रदीप, नीमा और दीपक का पर्सनल एंगल भी खंगालो, हो सकता है केस वहां से जुड़ा। नीमा, मेरी बात सुनना। मैं तू क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है? अपने निकम्मे पति और बच्चे की बीमारी के बोझ तले अपनी जवानी मत गला नीमा। अरे छोड़ ये सब झमेला और भाग चल मेरे साथ। मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने। हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? ना तो मेरा पति निकम्मा है और ना ही मेरा बेटा मुझ पर बोझ है। वो जगह तू अपनी फैमिली पे, समझा ना? मेरे पति और मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। दोबारा से मुझे ये सब बातें बोली ना तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी तेरी, और मोहल्ले में भी जीना दुश्वार कर दूंगी तेरा मैं। दीपक के घर की तरफ जाने वाली गली के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें ये सब कैप्चर हुआ है, और ये दीपक के घर से मेन रोड तक जाने का यही एक रास्ता है। प्रदीप, ये सोरी गैंग का तो नहीं लग रहा, पर ये लोग पीछे से भी तो आ सकते हैं ना। पीछे वाला रास्ता? वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं मैम, मोहल्ले के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। इस बैग पे जिम करो, पता करो इस डिजाइन और इस कंपनी के बैग कौन सी दुकानों में बेचे जाते हैं। मैडम, हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट से पता चला है कि दीपक ने इलाज के लिए 4 लाख की पेमेंट की है। इसमें से 3 लाख कार्ड से और 1 लाख कैश पे किया है। दीपक या उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए? मैं दीपक की बैंक स्टेटमेंट निकलवाता हूँ। दीपक या नीमा का कोई रिश्तेदार जहाँ पर गीता जा सकती है? भागलपुर गांव में कुछ रिश्तेदार हैं, पर गीता वहाँ पर भी नहीं है। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो बच्ची गई कहाँ? सेफ है भी या नहीं? मैंने दीपक के बैंक स्टेटमेंट को चेक किया, उससे क्लियर पता चलता है कि उसने हॉस्पिटल को 3 लाख रुपए कार्ड से पे किए थे।
और ये पैसे किसी वैष्णवी ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वैष्णवी? कौन है ये वैष्णवी? अरे आओ आओ दरोगा, आओ। कहिए कैसे आना हुआ? आपने दीपक को 3 लाख रुपए दिए थे। अब क्या करूं दरोगा बाबू, भलाई का काम ही नसीब में आया है। वक्त जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर देती हूँ। और दीपक को भी 3 लाख रुपए मैंने ही दिए थे, पर सब कुछ कानून के हिसाब से। वो क्या बोलते हैं उसको, बैंक ट्रांसफर। और जब वो पैसे नहीं लौटा पाया तो आपने वसूली के लिए किसी को भेजा था? आफ्ताब को भेजा था। और आपके उस आफ्ताब ने एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में उसको और उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। दरोगा बाबू, अगर हम ऐसे ही लोगों को मारने लगे तो लोग हमसे पैसे क्यों लेंगे? 3 लाख रुपए दिए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी? सिक्योरिटी के तौर पे घर के पेपर दिए थे उसने। अब तुम बोलोगे उसके मकान के चक्कर में मैंने उसको मार दिया। तुम मेरा घर देखो और उसका मकान देखो। ये आफ्ताब का है? वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लखनऊ गया है घूमने। सर, मैंने वैष्णवी के बारे में सब कुछ पता कर लिया कि पैसों की वसूली के लिए आफ्ताब नाम का एक बंदा जाता है। हिस्ट्री शीटर है वो, और उस असॉल्ट के आरोप भी है। बेला ने भी यही कहा था कि दीपक के पीछे कोई लंबा चौड़ा पठान पड़ा था। हो सकता है ये पठान आफ्ताब ही हो। अपने खबरियों को अलर्ट करो, देखते ही आफ्ताब कब तक अंडरग्राउंड रहता है। सर, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब दीपक के घर में भारी गोल्ड की चेन थी तो उसने वैष्णवी से पैसे उधार क्यों लिए? बोल। भैया जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी मुझे, हर महीने पगार से काट लीजिएगा, और आप बोलोगे तो मैं ओवर टाइम भी कर लूंगा। हाँ बोल, कितने चाहिए? वो 4 से 5 लाख की जरूरत। क्या 4-5 लाख? भाई दिमाग ठीक है तेरा? 10-20 हज़ार की बात होती तो मैं सोचता भी। कुछ भी बोल रहा है 4-5 लाख। चल जा अपना काम कर। 4-5 लाख? नहीं तू चीटर है। मैंने चीटिंग नहीं की है सूरज। अरे मेरी रानी है यही नहीं गई है। चीटिंग कर रही है तू, चीटर। क्यों शोर पापा मचा ने रहे हो? तू पहले तू चीटर है। सुनो मेरी बात। अरे चुप रहो। अब मैं तुमको सिखाऊंगा बिना चीटिंग के कैसे जीतते हैं। नीमा आओ बैठो। ये स्ट्राइकर है। सच बता दो वरना और बुरा हाल करेंगे तुम लोगों का। सर कहा तो उस रात हमने उसी इलाके में चोरी की थी सर, लेकिन मर्डर वाली जगह पे हमारा ग्रुप चोरी करने नहीं गया था। हमने जहाँ चोरी की थी वो घर कई दिनों से बंद पड़ा था सर। सर सच बोल रहे हैं साहब। चोरी करते करते मर्डर भी करने लगे तुम लोग। ये दीपक और उसकी फैमिली को क्यों मारा? और ये बच्ची कहाँ है? सर इसी बच्ची को मैंने उस रात सड़क पे देखा था सर। यही बच्ची है सर, डरी हुई थी और भागी जा रही थी। मेहता, अगर ये लोग सही कह रहे हैं तो फिर तो गीता जिंदा होनी चाहिए, लेकिन वो है कहाँ? अकेले हो यहाँ? डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? मैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? गीता। तुम्हें भूख लगी होगी ना? बच्चे को जानते हो आप? अरे ये तो वही है ना, दूसरे वाली गली में रहती है। सुना है इसकी माँ का मोहल्ले में किसी लड़के के साथ लफड़ा था। किसके साथ? वो तो नहीं पता। कुछ तो बताओ यार, कहाँ जाती है कहाँ आती है? अरे मैंने सुना था तो बता दिया, बाकी आप मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए किसी भी। हाँ मुन्ना बोल। मैडम, पता चला है कि दीपक अपनी नौकरी से खुश नहीं था क्योंकि उसका चक्कर पड़ोस को किसी लड़के के साथ चल रहा था। मुन्ना, तुम ये रोज रोज नई नई कहानियां मत सुनाओ। कोई सॉलिड एविडेंस और जानकारी हो तो बताओ। मैडम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उस लड़के की पूरी कुंडली निकाल कर आपके सामने रख दूंगा। कामकाज में ठीक था दीपक, पर सच तो यह है कि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं था। अपने बेटे की बीमारी की वजह से उसकी पैसों की ज़रूरत थी भी बहुत ज़्यादा। अब सर मुझे भी अपना धंधा रन करना है, किसी एक की सैलरी तो बढ़ा नहीं सकता, बाकी लोगों को भी जवाब देना पड़ता। उसका यहाँ पर किसी के साथ कोई पंगा था? नहीं, ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं, पर हाँ सर कुछ पता लगेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दीपक के सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी बॉडी पर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं। जबकि नीमा ने मरने से पहले बहुत स्ट्रगल किया, उसको भी हुआ, वो भी मारने के बाद, यानी कि नेक्रोफिलिया। मतलब ये केस नीमा से कनेक्टेड है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई दीपक से नाराज हो, उससे बदला लेने का ये उसका तरीका, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से नीमा और सूरज की मौत का टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इस सब के पीछे क्रिमिनल का मोटिव क्या था? मैडम, केरला से गोल्ड चेन की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। वो गोल्ड चेन दरअसल में मुनी जमानी माला कहलाता है और ये स्पेसिफिक डिजाइन खोजी कोड़े में बनाई जाती है और खोजी कोड़े के जिस ज्वेलर ने बनाई थी उसी का इनिशियल एस उस पर था। यानी कि वो एस सूरज के लिए नहीं था। कुछ बताया उसने कि वो माला उसने किसके लिए बनाई थी? पिछले साल ही उसकी मौत हो गई थी, तब से वहाँ ऐसा कोई गहना नहीं बनाया गया। उसका एक बेटा था मैम, जो अब केरला में नहीं रहता, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। मैडम, धनीपुर ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी कब पकड़ा जाएगा? देखिए मैडम, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक की जांच में हमारे सामने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी गरीब फैमिली को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? I mean, इसके बाद क्या लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कातिल कौन हो सकता है? कोई सरफिरा या विकृत मानसिकता का इंसान। ऐसे लोग वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं जाकर छिप जाते हैं, लेकिन औरतों और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला चाहे जहां भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ निकालें। थैंक यू। लेकिन मैम, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रही हैं, क्या आप उसे सच में पकड़ लेंगी? मुझे नहीं लगता है आपके पास कोई ठोस लीड है। हेलो, जिस केस की न्यूज़ तुम अपने चैनल पे चला रही हो ना, उस केस का कातिल मैं ही हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? हाँ, एक मिनट, आप बस लाइन पे रहिए। पहले कभी ना दिखाए जाने वाली न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक ऐसे अपराध की घटना जिसके बारे में देखना सुनना तो दूर, उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैम, आपने न्यूज़ देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने वास से 2 बार उसके सर पर वार किया। वही वास जो उनके घर को बहुत खूबसूरत बना रहा था। उनके लड़के को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो जाग गया और माँ से पानी मांगने लगा। मैंने उससे कहा वापस सो जा, लेकिन वो मुझसे ही पूछने लगा कि तुम कौन हो। मैं 3 घंटे तक उस घर में था। मैंने कपड़े बिखेरे, खाना फैलाया और पूरा घर तहस नहस कर दिया। और ये पुलिस वाले मुझे छोड़ सोरी गैंग को ढूंढते रहे, जबकि मैं खुला घूम रहा था। तुम लोगों को क्या लगता है ये ऐसी पुलिस तुम लोगों की रक्षा करेगी? आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। हर सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी केस के चर्चे चल रहे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है इस केस को लेकर मुझ पर कितना प्रेशर है? आधी रात को उठकर आना पड़ा है मुझे। इस तरह से सोल्व करेंगे आप इस केस को? मिस गायत्री, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, वरना अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। आपको वो वीडियो कहाँ से मिला पूजा जी? वीडियो? वो तो मुझे एक रिलायबल सोर्स से मिला था। अगर उस वीडियो के फुटेजेस में कोई भी छेड़छाड़ या टेम्परिंग की गई होगी, तो उस कातिल के पकड़े जाने के बाद में आप भी नहीं बचेंगे। हमारे इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने के जुर्म में मैं आपको भी बिहाइंड द बार कर दूंगी। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं। मैंने तो बस, मुझे अपने घर के बाहर एक सीडी मिली थी और फिर मुझे किसी का कॉल आया था। आपके सेंसलेस जर्नलिज्म के कारण लोगों में कितनी दहशत भर गई है उस हत्याकांड को लेकर, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के बारे में सोचो। मेहता, सीडी इन से लेकर टेक्निकल टीम को भेज। वो सर, डैड सिर्फ अपने रॉयल और स्पेशल कस्टमर्स के लिए ऑर्डर पर ज्वेलरी बनाते। क्या ये चेन आपके यहाँ बनाई गई थी? सीरियल नंबर बताइए ना सर। जहाँ पे एस मार्क होगा ना सर, उसके नीचे देखिए ना। हाँ, R19/431। ओके सर, एक मिनट।
ये चेन ना अलीगढ़ से शाजिया फरहान के ऑर्डर पे बनाई गई थी। रिकॉर्ड में पूरा एड्रेस और नंबर है, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। क्या ये चेन शाजिया की है? ये चेन तो शाजिया का ही है, पर आपको कहाँ से मिला? शाजिया कहाँ है? शाजिया अब नहीं रही, 15 दिन पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। शाजिया की कोई फोटो है आपके पास? अभी ज्वेलरी के साथ उसे हमने दफन किया था। शाजिया के साथ ये बच्चा कौन है? ये हमारा नवाज़ है, शाजिया का बेटा। चैन की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो मेहता, कोर्ट से ऑर्डर निकलवाओ, इस ताजिया की बॉडी को निकलवाते हैं, एग्जामिन करते हैं। मैम, मुन्ना का फोन भी आया था, उसने बताया कि नीमा के मोहल्ले में एक लड़का रहता है कमल, वो नीमा को पसंद करता था। ले आओ उसे भी। कुछ मिला? डेड बॉडी पर एक भी ज्वेलरी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब मैं सच्ची कह रहा हूँ साहब, उस रात में अपनी चचेरी बहन की शादी में गया था साहब। आप चाहे तो रिश्तेदारों से भी पूछ सकते हैं, पूरी रात वही था। तेरी चचेरी बहन का एड्रेस है? मैम, कमल ने बताया कि वो उस रात अपनी चचेरी बहन की शादी में गया हुआ। हमने चेक किया और मुन्ना का कहना है कि कमल का प्यार एक तरफा था, नीमा की तरफ से कुछ नहीं था। तुमने ये साजिया फरहान की फाइल पढ़ी मेहता? इसके साथ भी नेक्रोफिलिया हुआ था जैसे नीमा के साथ, और साजिया के साथ तो उसकी डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर किया गया। जर्नलिस्ट का क्या? मैम, किलर ने जर्नलिस्ट को जिस नंबर से फोन किया था वो फेक आईडी पर लिया गया था, वहां तो डेड एंड है। मेहता, इन सब के पीछे जो कोई भी है, ये सब कुछ प्लान किया है। वो ऑयल स्टैंड्स का प्लान करना, खाना जानबूझकर छोड़ना, नीमा के अफेयर वाली बात, दीपक के ऑफिस की प्रॉब्लम वाली बात, ये सब कुछ डेड एंड पर जाकर ठहर जाते। इसका मतलब इस केस के इन्वेस्टिगेशन को शुरू से ही गुमराह किया गया। वो क्राइम सीन सिर्फ और सिर्फ हमें मिसलीड करने के लिए क्रिएट किया गया। पापा आपने फिर से पकड़ लिया। मेरा चुपकल इधर बैठा है, आजा बाहर। चल चल, अब मम्मी को ढूंढते, आजा। मम्मी 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 कहाँ छुपी है? ये पकड़ लिया। जिस दिन शाजिया की मौत हुई थी उस दिन शाजिया के घर पर कोई ज्वेलर आया था। शाजिया ने अपनी सहेली को फोन करके कहा था कि अगर उसे ज्वेलरी देखनी हो तो उसके घर आ जाए, क्योंकि वो ज्वेलर बहुत ही सस्ते दामों में ज्वेलरी बेच रहा था। हालांकि शाजिया की सहेली शाजिया के घर नहीं आई थी, और शाम को जब शाजिया के पेरेंट्स घर आए तो उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है मेहता, क्या कातिल ने जानबूझकर ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि वो दीपक और नीमा को मारना चाहता था? उसका टारगेट आखिर कौन था, दीपक या नीमा? और फिर इसमें साजिया कहाँ फिट बैठती? मैम, यहाँ हत्या का मोटिव समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बच्ची गीता भी नहीं मिल रही। सच कहूँ तो मुझे इस बच्चे की फिक्र होने लगी, पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं। हेलो, ठीक है वनिता। किसका ये? सब ये मेरा नहीं है, वो मैं माधव भैया के लिए डिलीवरी लेने आया था। माधव कौन? माधव पांडे? हाँ, वही फर्नीचर वाले माधव। दीपक के काम छोड़ने के बाद तूने शाजिया की लाश कब्र से निकाली और दीपक के घर जाकर क्राइम कर दिया। मैं किसी शाजिया फरहान को नहीं जानता। दीपक और उसकी फैमिली को कैसे मरवाया? सर, मैंने ना किसी को मारा ना मरवाया, क्योंकि सर मैं अच्छी तरह जानता था कि दीपक में कंप्लेंट करने की ना तो हिम्मत थी ना टाइम। सर वो तो अपने परिवार में परेशान था। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई खूनी नहीं हूँ। सब मुझे जाने दो सर। क्या गीता का वहाँ भी कुछ नहीं पता चला?
उस माधव ने कुछ कन्फेस किया? नहीं मैम, कट्टों का इलीगल बिजनेस है, यही कन्फेस किया। उसका कहना है कि इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। चार्जशीट तैयार करो, इलीगल वेपन और ट्रैफिकिंग के केस में अंदर ही रहो। मैम कमल से भी कुछ निकल नहीं पा रहा है। वो उस रात अपनी चचेरी बहन की शादी में गया था और सुबह 6 बजे निकला था वहाँ से। जी क्या? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ? मैम रसूलपुर में एक लड़की मिली है जिसकी डिटेल्स गीता की डिटेल से मैच करती है। आ रही हूँ बाबा। गीता का कौन गीता? मैडम आप ऐसे अंदर कैसे जा रहे हैं? सही यहाँ ढूंढो। मैं कह रही हूँ ना वहाँ कुछ नहीं है। आप ऐसे कैसे किसी के घर में घुस सकते हैं? मैं बोल रही हूँ ना सर, मैडम मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? मैं और मेरा पति। मैडम देखिए आप जाइए यहाँ से। चप्पल तो किसी बच्ची की लगती है। मैंने कहा ना यहाँ कोई बच्ची नहीं है। एक तो आप बिना किसी परमिशन के मेरे घर में घुस आए हैं और ऊपर से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। मैडम वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं। हाँ तो देखने दो। बेटा बाहर आओ, डरो मत। हमें ना किसने किडनैप किया इसे? तूने किडनैप किया? तेरे पति ने? आओ। मैडम मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। इसलिए जब मैंने गीता को देखा तो मेरा मन नहीं माना और मैं अपने साथ अपने घर ले आई। हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरा पति शराबी है, इसलिए मैंने गीता के बारे में अब तक उन्हें कुछ नहीं बताया। पता नहीं गीता किसी भी आदमी को देखती है तो ऐसे डर जाती है कि अलमारी में जाके छुप जाती है। अगर ऐसी बात है तो तुमने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम पिछले 15-20 दिनों से इस बच्ची की तस्वीर लेकर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे। मैंने न्यूज़ में देखा था कि मर्डरर ने किस तरीके से आप लोगों को चैलेंज किया था। मुझे गीता की जान की चिंता है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ लेकिन गीता ने अपने माँ बाप के कातिल को देखा है। गीता बेटा डरो मत, याद करो और बताओ उस रात क्या हुआ था, क्या देखा था तुमने? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी सिर्फ पीठी नजर आ रही थी और वो बार बार अपने हाथों पे ऐसे खुजा रहा था। और कुछ चीज, कुछ और देखा हो तुमने? कुछ याद है तुम्हें? हाँ उसने अपने कान में बाली पहनी थी। मुन्ना वो आदमी बार बार खुजली करता था, कान में बाली पहनता था। क्राइम सीन पर उसने ड्रिंक भी किया था, शायद अल्कोहलिक हो। ऐसे किसी भी आदमी के बारे में चारों तरफ पता करो, ढूंढो उसे। ठीक है? अच्छा मुन्ना, तुमने एक बार नीमा के अफेयर के बारे में बात बताई पर आगे कोई लीड नहीं दी। कि बच्चे को ही जानते हो आप? देखो भाई, लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं मुझे। माँ के बारे में पूछेंगे तो मोहल्ले में कोई भी तब वो खुजली करते जा रहा था और मेरे को नीमा के बारे में बता रहा था। तुमने उसे देखा था? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, कोशिश करूंगा। मर्डर के दूसरे दिन ही वो हमारी आंखों के सामने था, हमें मिसलीड करता रहा और हम उसे नहीं पहचान पाए। आज की तारीख में हमारे पास केवल उसका स्केच है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हेलो, क्या? कहाँ? कोलकाता? आप मुझे फैक्स कर सकते हैं? जी प्लीज नोट डाउन द नंबर 44344610। कोलकाता में भी आज से 2 साल पहले नेक्रोफेलिया का केस हुआ था, वहां भी विक्टिम का बेटा गायब। मैडम, कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर से फैक्स आया है। विक्टिम का नाम मौसमी, उसे मारने के 2 दिन बाद तक उसकी डेड बॉडी के साथ किया गया था। उसके बाद उसकी बॉडी एक फैक्ट्री के शेड में बरामद हुई। उसका 12 साल का बेटा था।
आखिरी बार वो खुर्जा में देखा गया। इस मामले में भी सस्पेक्ट एक साड़ी बेचने वाला था जो अक्सर मौसमी से मिलने आया करता था, क्योंकि मौसमी को नई डिजाइन की साड़ियों का शौक था और वो उसकी कमजोरी थी। ये वही स्केच वाला है शायद, जिसके शिकार सारी औरतें और उनके बच्चे हुए। लेकिन मैम ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार कोई कोइंसिडेंस ना हो, उसकी मोडस ऑपरेंडिंग ही ऐसी हो। वो पहले औरतों की कमजोरी का पता लगाता हो, उसके बाद में उन्हें अपना शिकार बनाता। लेकिन नीमा की वीकनेस क्या थी? सूरज और उसके इलाज में लगने वाली महंगी दवाइयाँ। मेहता, एविडेंस में जो हमने दवाइयाँ रखी थी, पता करो दवाइयाँ कहाँ से लाई गई थी। क्या ये मेडिसिन आपके स्टोर की है? हाँ, ये मेडिसिन हमारे स्टोर की। क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है? हाँ, शायद ये आदमी हमारे स्टोर पे मेडिसिन लेने आया था। हाँ, याद आया। उसने बताया था कि वो अलीगढ़ हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है। अरे सूरज, सूरज, मना किया ना तुझे, कभी सुनता नहीं है मेरी बात। ऊपर कर पैर। अभी ज्यादा बीमार हो गया तो फिर फुटबॉलर नहीं बनना तुझे। डॉक्टर सर की बात सुनता है ना मेरी बात सुनता है। डॉक्टर साहब को कुछ भी बोले, ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो अपने बुढ़ापे तक भरपूर जीते हैं। आप बस इलाज चलने दो। दवाइयाँ इतनी महंगी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा अब तो हम लोगों के पास। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ऐसे बीमारियों की दवाई आधे से भी कम दाम में देता है। आप चाहो तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। हाँ हाँ, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम लोगों के ऊपर। कल सुबह ही मैं दवाई लेके आता हूँ। आप अपना एड्रेस दीजिए। जी, देती हूँ। चेक करो। ये नीमा और उसकी फैमिली, इसने जिस जिसको मारा उनकी निशानी अपने पास रख ली। पता नहीं और कितनों को मारा होगा इसने। गिनते रहिए साहब, बहुत है। किसे ढूंढ रहे थे? मुझे? बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया आपको मुझे ढूंढने में, जबकि मैंने बहुत सारे सुराग छोड़ दिए। जहां जाता था वहां सुराग छोड़ता था। ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा साहब? नहीं 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 नहीं, मारोगे तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसे सब कुछ बता दूंगा। कैमरा में देख के बोलना है या फिर आपको देख के? तू ऑन कैमरा मार खाएगा या ऑफ कैमरा? मैडम, ये मत समझना कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा है। मैंने खुद पुलिस को ये चांस दिया कि वो मुझे ढूंढ ले। दरअसल अब मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को मेरी कहानी पता चलनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि मैं कोई शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हुआ हूँ। मुझ पर भी जुल्म हुए हैं, मैं भी विक्टिम हूँ। इसीलिए तूने एक के बाद एक मर्डर किया, उन लोगों का भी जिनका कोई कसूर नहीं। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? आपके बाल भी सीधे हैं क्या? हाँ, मैं भी सीधी और मेरे बाल भी, पर जलेबी की तरह। तू ये बता कि सूरज और नीमा ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तो उसकी मदद करी है। कैसे डांट रही थी उसे? मना किया ना तुझे, क्यों उतर रहा है बेड से? कभी सुनता नहीं है मेरी बात। बेटा क्या हुआ? रो क्यों रहा है? ऐसा कर, जी भर के रो ले। रोने से ना जी हल्का हो जाएगा। वैसे भी रोने से कोई नामर्द थोड़ी हो जाता है। और तू तो मेरी बहादुर लड़की है ना? मामी, लड़की जैसे रहना अच्छा नहीं लगता। तू एक लड़की है। नहीं माँ, मैं एक लड़का हूँ और रोज ऐसी लड़कियों की तरह सजूंगा नहीं। तू लड़की है और लड़की की तरह ही रहेगा और तुझे रोज सजना पड़ेगा, समझा? बहुत सुन ली तेरी कहानी, अब ये बता कि ये सब तूने क्यों किया? कोई अपने बच्चों को डांटे, उन पर अपना हक जमाए,
उनको तकलीफ दे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैडम, ये सभी औरतें वही कर रही थी। मुझे जितना तुझ पर गुस्सा आ रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तरस आ रहा है। जिस माँ की जातियों और परवरिश की तू बात कर रहा है ना, तू बिल्कुल उसके जैसा बन गया। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुझे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले ना कि दूसरा कोई तुझ जैसा ना बने। नवीन पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ था। उसे ये लगता था कि वो शिकारी नहीं, वो खुद शिकार है। जबकि सच्चाई ये है कि एक मानसिक आघात ने उसे नेक्रोफीलियाक बना दिया था। उसने जो किया था वो कोई मामूली अपराध नहीं था। महिलाओं के प्रति भारी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था और प्रतिघात में वो मासूम औरतों पर हमला करता था। अपने ऊपर हुए घात से उबरकर सही दिशा में बढ़ना ही इंसानियत है। यही फर्क है एक अच्छे नागरिक और एक अपराधी के बीच में। आप अपनी हर प्रतिक्रिया में नैतिकता को याद रखें। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दयाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।